नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। कितनों की तकदीर लिखनी है तुझे, कितनों को रास्ते पे लाना है, इन हाथों की लकीरों को मत देख, इन लकीरों से भी आगे जाना है तुझे। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। देखिए, आज हो चुके हमारे 17 सितंबर और सुबह के बज चुके हैं 7:30। हम इस अपने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन जो सीरीज हमारी चल रही है, इस सीरीज को हम शुरुआत करते हैं। और आप एक बार इस वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि ये जो हमारी सीरीज है ये और भी शानदार बन सके, और भी खास बन सके। तो बिल्कुल आईटीआई वाले जो स्टूडेंट हैं, आईटीआई वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो बिल्कुल तैयार हो जाइए नोटबुक लेकर के। पहला क्वेश्चन मैं पेश करता हूं आप सभी के सामने। देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और इन सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल शानदार तरीके से आपके नोटबुक तक, आप तक इसका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चनों का जो आंसर है वो पहुंचने वाला है ना। देखिएगा दोस्तों, जो भी विद्यार्थी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो भी विद्यार्थी रेलवे का इंतजार कर रहे हैं, वो बिल्कुल शिद्दत से इस क्लास को देखेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन उन्हीं लोगों के लिए है कि एनालॉग सिग्नल को, है ना, एनालॉग सिग्नल से क्वेश्चन आते हैं आपके, देखिएगा, है ना। एनालॉग सिग्नल जो है, सिग्नल को प्रेषित करने के लिए किस केबल कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, कई सारे कनेक्टर हैं, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब केबल कनेक्टर है, लेकिन वो कौन सा केबल कनेक्टर है जो आपका आंसर होगा, वो LORAC, देखिए, सॉरी, RCA, है ना। इस RCA का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म अगर पूछ दे तो क्या आप लिखेंगे, रेडियो कॉर्पोरेशन अमेरिकन, है ना, अमेरिकन रेडियो कॉर्पोरेशन अमेरिकन, RCA, ये क्या है, एक केबल कनेक्टर है। इसका काम क्या होता है ना, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे इसका वर्क क्या होता है। तो RCA जो है, ये केबल कनेक्टर है, और ये दोस्तों डाटा ट्रांसफर करता है। ये क्या करता है, सॉरी, सिग्नल, ये क्या करती है, सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम करती है ना, सिग्नल को ट्रांसफर करने का ये काम करती है ना। और ऑप्शन ए है ESATA, है ना, इसको आप पढ़ सकते हैं ESATA। इस केबल कनेक्टर का क्या काम है, इस केबल कनेक्टर का काम है दोस्तों, देखिए, ये करता है आपका जो भी उच्च गति वाले, है ना, जो भी उच्च गति सिग्नल्स होते हैं, जो उच्च गति सिग्नल्स होते हैं, इसको ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है मेरे भाई। ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है। जैसे कि आपका हार्डवेयर हो गया, जैसे कि आपका क्या हो गया, हार्डवेयर टू दोस्तों मॉनिटर में, कहां पर, हार्डवेयर से मॉनिटर में। यदि हार्डवेयर से मॉनिटर में आपको कोई हाई स्पीड सिग्नल को ट्रांसफर करना है तो आप ESATA वाली केबल को प्रयोग करेंगे, ESATA। ये भी क्या है, एक प्रकार का सिग्नल कनेक्टर है, ये भी क्या है, सिग्नल कनेक्टर है। मिनी डिस्प्ले पोर्ट, याद कीजिए, मिनी डिस्प्ले पोर्ट का काम क्या होता है, इस केबल कनेक्टर का काम होता है मेरे भाई, कि जो हमारी सिग्नल्स होती है, जो हमारी क्या होती है, सिग्नल्स, इस सिग्नल्स को ये क्या करती है, रिसीव करती है, यानी कि रिसीवर की तरह काम करती है ना। किसी भी सिग्नल्स को, चाहे वो हाई स्पीड सिग्नल हो, लो स्पीड सिग्नल हो, उस सिग्नल को ये क्या करते हैं, रिसीव करती है ना। क्या करती है मेरे भाई, रिसीव करती है। जैसे कि आपका हो गया लैपटॉप से मॉनिटर, है ना, कहां से, लैपटॉप से मॉनिटर, लैपटॉप से मॉनिटर में अगर मतलब मॉनिटर को अगर किसी सिग्नल्स को देना है, या फिर मॉनिटर चाहती है कि भाई मुझे कोई सिग्नल मैं रिसीव कर पाऊं, तो आपको किस केबल कनेक्टर का यूज करना पड़ेगा, मिनी डिस्प्ले पोर्ट। एक है VGA, है ना, यह भी बड़ा काम की चीज है, VGA। इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स, है ना, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ARRAY, आप पढ़ लीजिएगा क्या होता है ना, वीडियो ग्राफिक्स एरे। VGA ये क्या है, एक केबल कनेक्टर है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है PC से मॉनिटर में, है ना, जो कोई PC है, PC से मॉनिटर में, ध्यान रखिएगा इस चीज को, PC से मॉनिटर में, है ना, वीडियो ग्राफिक्स के एरे, ये भी है एक प्रकार का केबल, है ना। लीजिए, अब आपको इसका दोस्तों, आपको क्या रिसीव करना है, इसका आपको ई नोट से रिसीव करना है, तो टेलीग्राम को शिद्दत से ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया गया है।
श्रेणी बी प्रकार के आग को बुझाने के लिए कौन सा गैसीय पदार्थ सहयोगी है ना। मेरे भाई मेरे नजर में ना इससे इजी सवाल आज के इस क्लास में और कोई सवाल नहीं होगा इससे इजी, है ना। गीला पाउडर जिसको वेट पाउडर कही जाती है, जल की तेज बौछार, कार्बन डाइऑक्साइड या हेलोन, है ना। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कितने सब्सटेंस हैं। पहला तो है आपका कार्बन, पहला क्या है कार्बन, प्लस ऑक्सीजन, प्लस क्या है ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन क्या करता है इसमें कि भाई आग को ये बुझा सकती है। देखिए जैसे कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका आग हो गया, है ना। यहां से इस आग में क्या निकल रही है, लौ निकल रही है। देखिए ये आग निकल रही है ना, आप यूं समझिए एक ये क्या है, ये आग है, यहां से आग जल रही है। इसमें से कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो आग को जलाने में मदद कर रहे हैं, कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो खुद जल रहे हैं, है ना। जैसा कि हीट, अगर हम हीट को कम कर दें तो आग बुझ सकती है। लेकिन आग दोस्तों, आग देखिए श्रेणी बी प्रकार के, यानी कि कोई द्रव मटेरियल होगा उसमें से आग लगी है, हम पानी नहीं डाल सकते। हम पानी डालेंगे तभी इस आग का हीट कम होगा, तो हम पानी तो डाल नहीं सकते। फिर हमें क्या करना होगा कि जो इसके चारों तरफ मेरे भाई, इधर से ये क्या आ रही है, एयर, हवा आ रही है। हवा क्या कर रही है, ये हवा क्या कर रही है, इस आग को जलने में, है ना, बढ़ावा देने में मदद कर रही है। यानी कि ये बढ़ावा दे रही है आग को, है ना, क्या कर रही है, ये बढ़ावा दे रही है, ठीक है ना। तो इसको अगर इसकी सप्लाई को हम कट कर दे तो आग बुझ सकती है ना। ये क्या है, ये है आपकी हवा, ये क्या है आपकी हवा। तो देखिए इसमें जो O2 है ना, जो O2 है ये एक प्रकार का गैस है, इसको पूरी तरह से आग को ये कवर कर लेगी और बाहर से जो एक्सटर्नल एयर जा रही है वो एयर का सप्लाई कट हो जाएगी और कट होते ही आपकी आग जो है ना वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है कि अगला क्वेश्चन है, देखिए कि इंडिकेटिंग टाइप यंत्र के स्पीड कंट्रोलिंग विधि में स्प्रिंग किस धातु की बनी होती है। बहुत ही दोस्तों इफेक्टिव क्वेश्चन है। इस इफेक्टिव क्वेश्चन को अभी डिसइफेक्टिव बनाते हैं। फास्फोरस ब्रोंज क्या है, फास्फोरस ब्रोंज। अब आप कहेंगे सर आप हमें आज ये बता ही दो कि फास्फोरस ब्रोंज मटेरियल हम क्यों यूज करते हैं, हम कांच क्यों नहीं यूज कर लेते। भाई हम एल्यूमिनियम भी, हमारे पास कॉपर भी है, हमने क्यों यूज किया फास्फोरस ब्रोंज को, आज हमें आप बता ही दो। तो सुनना मेरे भाई, फास्फोरस ब्रोंज को हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो देखिए यहां पर क्या है, इंडिकेटिंग टाइप यंत्र है, स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमें स्प्रिंग प्रयोग किया फास्फोरस ब्रोंज का। फास्फोरस ब्रोंज मेरे भाई एक ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित नहीं होता है। क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित नहीं होता है। अगर प्रभावित हो गया सर तो क्या होगा, अगर प्रभावित हो गया ना तो ये जो आपकी स्प्रिंग है ना, ये जो आपकी स्प्रिंग बनी है, ये स्प्रिंग क्या करेगी कि एरर शो करने लगेगी इस मीटर में। मान लीजिए कोई एम्पियर मीटर है, उस एम्पियर मीटर में एक्चुअल डेटा कितना है करंट का, 5 एम्पियर। सुनना मेरे भाई 5 एम्पियर, लेकिन इसमें अगर एरर आ जाएगा ना तो ये 5 एम्पियर नहीं हो सकता है 4.5 एम्पियर, है ना, 4.6 एम्पियर शो होने लगे, जो एरर है ना। तो फास्फोरस ब्रोंज हम इसीलिए मटेरियल यूज करते हैं कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स से ना प्रभावित ना हो। फिर आप कहेंगे सर ये भी बता दो कि ये प्रभावित किससे होती है, तो मेरे भाई ये टेम्परेचर से प्रभावित होगी, किससे, तापमान से प्रभावित हो जाती है ना। और दूसरी बात है कि जो आपकी इंडिकेटिंग टाइप यंत्र है ना मेरे भाई, इसमें देखिए हम स्पीड कंट्रोल कितने प्रकार से कर सकते हैं, 2 टाइप से। पहला ग्रेविटी का यूज करके, दूसरा स्प्रिंग का यूज करके, है ना। हम स्प्रिंग में कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो फास्फोरस ब्रोंज मटेरियल यूज कर रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों आपको समझ आया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि इतना आसान और इतना प्यारी शब्दों में मैंने आपको समझाया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी विद्यार्थी को समझ नहीं आया हो, है ना। तो क्यों ना एक बार इस वीडियो को इसी बात पर शेयर हो जाए, ठीक है ना। देखिएगा उच्च प्रारंभिक बलागुड़ है, तत्कालीन प्रारंभन है और परिभ्रमण की दिशा में परिवर्तन करने की सुविधा भी है ना। बताइए इन सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली वो मोटर कौन सी है भैया, बस हमें इतना शिद्दत से आप बता दीजिए, है ना। आपके पास मोटर है, तुल्यकालिक मोटर, डीसी शंट मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, है ना। तो आंसर क्या होगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। देखिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों, उस विशेषताएं को आप ध्यान से देखिए ना। वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं आपको जानना बहुत ही जरूरी है, यूं समझिए बेहद जरूरी है ना। पहला पॉइंट देखिएगा, इसका जो स्टार्टिंग
इसका जो स्टार्टिंग धारा होती है ना वो क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है स्टार्टिंग धारा। और इसका दोस्तों स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है तो ये भी सुनते जाइए साथ में। जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है वो दोस्तों वो कितना होती है, फुल लोड टॉर्क का 3 गुना। कितना होता है, 3 गुना होता है। फुल लोड टॉर्क का कितना होगा, 3 गुना अधिक होता है। इसीलिए मेरे भाई इसका यूज आप कहां पर करते हैं, लिफ्ट में, है ना। लिफ्ट में आपने अगर कहीं मेट्रो सिटी गया होगा, कहीं मेट्रो में आपने सफर किया होगा, है ना, या फिर बड़े बड़े जो रेलवे स्टेशन होते हैं, मॉल होते हैं, है ना, बड़ी बड़ी जो लॉज दुकानें होती हैं, वहां पर आपको लिफ्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो कौन सी मोटर लगी होती है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अगर कोई पूछे आपसे तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, है ना। ये होते लिफ्ट में इसका यूज किया जाता है। देखिएगा एक पॉइंट और, पावर फैक्टर इसका कितना होता है, 0.8 से लेकर के 0.9 लैग होता है। क्या होता है, 0.8 से 0.9 लैगिंग इसका पावर फैक्टर होता है। कई मोटरों में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि भाई पोल चेंजिंग के द्वारा स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। लेकिन आप इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, पोल परिवर्तन करके, है ना, पोल की संख्या को परिवर्तन करके जो स्पीड हम चेंज करते हैं ना, वो स्पीड में बदलाव जो है ना मेरे भाई वो नहीं किया जा सकता है इस मोटर में। ये मोटर, इस मोटर से रिलेटेड ना एमपीटीओ में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे आज भी याद है कि वो कौन सी मोटर है जिसमें हम पोल का परिवर्तन करके स्पीड को चेंज नहीं कर सकते मेरे भाई। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मुंह तोड़ जवाब और खदेड़ खदेड़ के जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस रोटर का बलागुण उच्चतम होता है, वो आज सुनिएगा, वो कैपेसिटर इंडक्शन मोटर होती है ना। और कहीं नहीं जाना है आपको, सिर्फ आपको ध्यान देना है, क्योंकि तीनों मोटरें देखिए, तीनों मोटरें क्या है, तीनों मोटरों में क्या है आपका सिंगल फेज की मोटर होती है। प्रतिरोधन प्रारंभ मोटर का स्टार्टिंग बलागुण, फुल लोड बलागुण का कितना प्रतिशत होता है। यानी कि भैया घूम फिर के ना मुंह उठा के वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, मुंह उठा के वही क्वेश्चन आ गया और वही वाली बात भी हो गई। 150 से 200%। मैं आपको बताया था ना कि 3 गुना जो है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो 150 से लेकर के कितना, 150 से लेकर के 200% अधिक होती है। वह घटना जो किसी सतह पर प्रकाश पड़ने पर उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं। जैसे कि ये एक सरफेस है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, है ना, बिल्कुल शिद्दत से सुनिएगा। ये क्या है, एक सरफेस है ना, ये क्या है, एक प्रकार की सरफेस है, यानी कि ये एक क्या है, सतह है ना। ये क्या है, एक सतह है। इस सतह के ऊपर कहां पर, यहां पर, इस सतह के ऊपर कहां पर, यहां पर मान लीजिए कोई एक लैंप है ना, ये क्या है, एक लैंप है मटके की आकार की। यहां से देखिए प्रकाश निकल रही है, इस सतह पे टकरा रही है। यहां से निकली प्रकाश, यहां टकराई, यहां से निकली, यहां टकराई, है ना। तो ये क्या कहलाएगी, ये जो फिनोमिना है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रदीपन। इसको हम क्या कहेंगे, प्रदीपन, इल्यूमिनेशन। और इसको ई से दर्शाया जाता है। अगर कहीं पर लिखा है ई तो आप समझ जाइए ये इल्यूमिनेशन है। ये क्या है, ये इल्यूमिनेशन है ना। और इल्यूमिनेशन को देखिएगा, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर से इसको लिखी जाती है मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा, है ना। इसके अलावा मैं प्लस लिख दे रहा हूं, आप समझिएगा। इसके अलावा इसको हम मीटर कैंडल से भी लिखते हैं, हम इसको मीटर कैंडला से भी लिखते हैं, है ना। प्लस और भी लिख दे रहा हूं, इसको आप लक्स से भी लिखते हैं। यानी कि लक्स क्या है, इसकी यूनिट है। ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर या मीटर कैंडल, ये सब क्या है, इसकी यूनिट है। फिर आपके अंदर एक दोस्तों क्यूरियोसिटी जनरेट होगी, उत्पन्न होगी कि भाई सर आप हमें आज ये बता दो कि कितने वॉट का लैंप होगा जो 1 ल्यूमेन फ्लक्स का प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। बड़ा डिफिकल्ट सवाल है और बड़ा यूनिक सा भी क्वेश्चन है ना। सुनिए, अगर आप 0.0016 वॉट का अगर आपके पास लैंप है तो वो 1 ल्यूमेन, सुनना मेरे भाई, कितना, वो 1 ल्यूमेन फ्लक्स का वो प्रकाश उत्पन्न कर सकती है। कितना वो प्रकाश उत्पन्न करेगी, 1 ल्यूमेन फ्लक्स का वो प्रकाश उत्पन्न कर सकती है अगर वो पॉइंट, है ना, अगर वो 0.0016 वॉट का है ना, ये बात होती है। तो ये प्रदीपन के बारे में हो गया, आंसर यही होगा। कैंडला किसकी यूनिट है, ये ज्योति तीव्रता की यूनिट होती है, लक्स। सुनिए, 1 लक्स बराबर कितना होता है ना, तो ये भी आज आप सुनते ही जाइए, 0.093 फुट कैंडल। फुट कैंडल 1 लक्स बराबर कितना होता है, 0.093 फुट कैंडल। ये क्या होता है, 1 लक्स बराबर होती है। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको दोस्तों सामना करना पड़ेगा
जो आपकी ल्यूमेन वाली, जो आपकी बल्ब वाली यूनिट है ना, इल्यूमिनेशन वाली जो यूनिट है, उस यूनिट से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चनों से भी भिड़ना होगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आप तभी भिड़ पाएंगे जब सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की कमजोरी आपके पास रहेगी, है ना, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर। ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, मेरे नजर में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10 की पावर -10 मीटर हमने दोस्तों हमने एंगस्ट्रॉम जो है ना, और ये जो मीटर वाला जो मामला है ना, ये क्या है समझिएगा। देखिए जैसे प्रकाश होती है ना, जैसे क्या होती है, ये एक प्रकाश है, ठीक है ना, इस प्रकाश में क्या होगा, इसकी तरंग होगी, है ना, इस तरंग की क्या होगी, मीटर भी होगी। यानी कि इस तरंग का, मीटर का कहने का मतलब कि ये जो तरंग है ना, इस वेव का वो होगा, कहते हैं ना कि कितना लंबा वेव फॉर्म है, कितना लंबा वेव फॉर्म है, ये भी कहते हैं ना। तो जो प्रकाश का तरंग होता है, इस तरंग की जो लंबाई होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है, जिसको मीटर यूनिट में मापना दोस्तों बहुत कठिन काम हो जाता है। इसलिए हम किस में मापते हैं, हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होती है 10⁻⁻10 मीटर। दोबारा आप सुनना कि देखिए, प्रकाश का जो तरंग है, उस तरंग की लंबाई को हम मीटर में नहीं माप सकते, मीटर जो यूनिट है वो छोटी पड़ जाती है, इसलिए हमने किससे मापना शुरू कर दिया, हमने एंगस्ट्रॉम से मापना शुरू कर दिया। और 1 एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है वो भी मीटर में ही होता है ना, 10⁻−10 मीटर। कितना, 10⁻−10 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, अगला है कि सजावटी लैंपों में फॉल्ट ज्ञात करने की JFET। सबसे पहले भैया जो आपकी ये JFET है ना, इसका फुल फॉर्म देखिए क्या होगा, है ना, JFET, इसका पूरा नाम क्या होगा, इसका पूरा नाम क्या होगा वो देखिए, इसको कहते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, है ना, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका क्या नाम है, ये पूरा नाम है भैया, है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सजावटी लैंप है, ये देखिए हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में सजावटी लैंप हो सकती है। यूं आप समझिए कि बहुत सारे लैंप आपस में कनेक्ट है और बीच में 1 आध 2 4 5 10 लैंप खराब हो गए। अब आपको भैया चेक करना है ना, कि कौन सा लैंप मतलब कि खराब हो गया, किस वजह से खराब हो गया, क्या कारण है। तो कैसे आप मतलब कि चेक करेंगे, वो JFET लगाएंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आप तैयार करेंगे जिसमें JFET यानी कि ट्रांजिस्टर एक लगा होगा, और उस ट्रांजिस्टर का जो गेट वाला टर्मिनल होगा, गौर से सुन लेना मेरी बात को, यहां पर क्या होगा, ड्रेन, यहां पर क्या है, ड्रेन, और यहां पर है दोस्तों सोर्स, यहां पर है सोर्स, और यहां पर एक टर्मिनल होगी जो होगी गेट की, जो कौन सी टर्मिनल होगी, गेट की। इस गेट का जो इंपीडेंस होगा मेरे भाई, इस गेट का जो इंपीडेंस होगा वो कैसा होगा, हाई इंपीडेंस होना चाहिए। इसीलिए आंसर किधर जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, है ना। एक ऐसा JFET लगाएंगे उस सर्किट में जिसका गेट वाले टर्मिनल का इंपीडेंस कैसा हो, हाई हो, है ना, तब ये काम करेगा। और ये एक्चुअल में काम करता कैसे है कि देखिए, यानी कि आप एक JFET सर्किट तैयार किए और एक ये सर्किट आपकी तैयार है जिसपे आप लैंप पहले से कनेक्ट कर रखे हैं। अब इसमें आप फॉल्ट को ढूंढना चाहते हैं तो क्या करेंगे, JFET सर्किट है ना, इसको इसके साथ में कनेक्ट करेंगे। अब JFET यानी कि JFET सर्किट में उसमें भी सप्लाई चलेगी, ठीक है ना। तो उस सप्लाई में यानी कि उस सर्किट के उस वायर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में उतार चढ़ाव आया, यानी कि फ्लक्चुएशन आई, उस फ्लक्चुएशन को ये डिडक्ट करेगा। और जैसे कि यानी कि JFET सर्किट में क्या लगा होता है, एक पीजो अलार्म लगी होती है ना, जिस लैंप में, और मतलब कि जहां पर फॉल्ट होगी ना, वहां पर अगर आप चेक करते करते अगर जाएंगे तो जहां पर फॉल्ट होगी ना सर्किट में, वहां पर वो पीजो अलार्म बजने लगती है और आपको पता चल जाता है कि भाई फॉल्ट कहां पर है एक्चुअल में, है ना। वैसे देख करके थोड़ी कोई बता सकता है कि फॉल्ट कहां पर है। तो इस प्रकार से टेस्टिंग की जाती है। अगला है, किसी विद्युत परिपथों के 2 भागों को संपर्कित करने के लिए जिस युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको केबल कनेक्टर किया, उसको क्या कहा जाता है, उसको हम केबल कनेक्टर कहते हैं, है ना, ये होती है। मितोपयोजक का उपयोग किसे गर्म करने के लिए की जाती है, इसको हम फीड वाटर को गर्म करते हैं। बस आपको जितना जरूरी है दोस्तों उतना बता दिया जा रहा है ना। फीड वाटर को गर्म करने के लिए इसको प्रयोग करते हैं।
अगला है एकल कली प्रेरण मोटर की द्विघूर्णन क्षेत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? ये फेरासिस थ्योरी पर आधारित है। किस पर है? ये फेरासिस थ्योरी पर आधारित है। और एक क्रॉस फील्ड थ्योरी, ये भी नोट कर लेना, क्रॉस फील्ड थ्योरी और आपका फेरासिस थ्योरी है ना, दोनों पर आधारित है। बस हो, जीप हो, ट्रक हो, गाड़ी हो, सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए किस मोटर का उपयोग करते हैं? एक ही मोटर है, डीसी सीरीज मोटर। अगर आपकी गाड़ी सेल्फ स्टार्ट हो रही है, आज के टाइम पे तो टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है कि देखिए जो आपकी बाइक वगैरह है ना, उसमें भी सेल्फ स्टार्टिंग सिस्टम है। तो वो कैसे सेल्फ स्टार्ट होता है, वही उसी पर आधारित ये क्वेश्चन था, है ना। ये रहा VFD का आउटपुट वेव फॉर्म कैसा होता है? PWM। अगर आपको PWM का फुल फॉर्म पता चल जाए तो और मजा है ना। देखिए पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, है ना, मॉड्यूलेशन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कहा जाता है स्पंद विस्तार मॉड्यूलेशन, है ना। यही क्या है, इसका हिंदी नाम है। ये काम कैसे करता है, यानी कि VFD से लाभ आपको क्या मिलता है ये भी जान लीजिए। तो एनर्जी सेविंग, है ना, यही सबसे बड़ा लाभ है। और देखिएगा एनर्जी सेविंग इससे होती है। पल्स विड्थ मॉड्यूल इसका क्या है पूरा नाम। यानी कि कहने का मतलब यूं समझिए आपकी, जैसे कि आप सिग्नल देते हैं इसको, है ना, इनपुट के रूप में, तो सिग्नल्स आपकी एसी सप्लाई की कैसी होती है? साइनसोइडल वेवफॉर्म वाली होती है ना। तो इसका जो पल्स है ऊपर वाली और जो पल्स है नीचे वाली, इसकी जो चौड़ाई लंबाई जो भी है ये एक बराबर है। लेकिन जब आउटपुट आपको मिलता है इसके द्वारा तो इस प्रकार की, देखिए इसकी चौड़ाई देखिए कम है ना, फिर देखिए इसकी चौड़ाई ज्यादा है, फिर इसकी भी चौड़ाई ज्यादा है, फिर इसकी चौड़ाई और ज्यादा है ना। तो ये क्या करता है, जो आउटपुट में पल्स मिल रहा है ना, उस पल्स की चौड़ाई को बढ़ा देता है, उस पल्स की चौड़ाई को क्या कर देता है, ये उसमें वृद्धि कर देता है। MSIC निम्न में से किसका पूर्ण रूप विस्तार है? किसका पूर्ण रूप है विस्तार? इसका क्या होगा? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसी सर्किट का ये रूप है। आईसी सर्किट के ये प्रकार है, वो चारों प्रकार ही है। क्या है? चारों के चारों प्रकार ही है ना। ये अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये लार्ज स्केल है, ये वेरी लार्ज स्केल है ना। और सभी के सभी क्या है, ये आईसी सर्किट के टाइप्स हैं। तो देखिएगा आई थिंक 14-15 क्वेश्चंस थे, है ना, आज के क्लास में। और सभी क्वेश्चंस आप सभी के साथ इसका कंटेंट मैंने शेयर कर दिया। और देखिएगा इस वीडियो को ना एक बार दिल से शेयर करेंगे, है ना। जितने भी स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल निमी टेक्निकल क्लासेस को दिल से सपोर्ट करते हैं, दिल से प्यार करते हैं और दिल से लाइक करते हैं, वो इस सेशन को जरूर लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, है ना। आप यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप डेली बेसिस पे आते हैं क्लास को देखने के लिए, है ना, और हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम के लिए अपने आप को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर पाएंगे। देखिए किसी एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए क्या चाहिए, क्या फॉर्मूला है उसका? एक ही फॉर्मूला है कि आप कंटिन्यूटी मत तोड़ो, है ना। आप लगातार मेहनत करते जाओ, जिसको कहीं पे रोकना नहीं है ना, जिसको कहीं पे भी जिस मेहनत को रोकना नहीं है। अगर आप इस प्रकार का स्ट्रगल करेंगे तो आप जरूर हर एग्जाम को तोड़ सकते हैं।